अगर मेरे पास कोई परफ्यूम की बोतल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी परफ्यूम की बोतल है, यहां से मैं स्प्रे कर रहा हूं, राइट। तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके डिओड्रेंट के या जो भी आपका परफ्यूम है ना, तो बेटा होता क्या है कि यहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है इस वाले एरिया में उन मॉलिक्यूल्स की, हाई कंसेंट्रेशन। आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन, कि जो उसके सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन से वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को। चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन की डिफ्यूजन डिस्टेंस कितनी होती है। मतलब अब याद रखना है, बस 2-3 की याद रखनी है आपको बेटा, है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओके बच्चों, तो सभी ने कहीं ना कहीं अपने स्कूल में, ये स्कूल से ही पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। अगर मैं सपोज करूं, अगर आप सभी रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं और परफ्यूम या डिओड्रेंट की कोई बोतल अपने ऊपर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वहां पर भी डिफ्यूजन आता है। तो होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई परफ्यूम की बोतल है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी परफ्यूम की बोतल है, यहां से मैं स्प्रे कर रहा हूं, राइट। तो होगा क्या, जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके डिओड्रेंट के या जो भी आपका परफ्यूम है ना, तो बेटा होता क्या है कि यहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है इस वाले एरिया में उन मॉलिक्यूल्स की, हाई कंसेंट्रेशन है, और वो जा किधर की तरफ है, लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, है ना, फैल रहे हैं ना आपके, तो लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं डिफ्यूजन में वो यही है कि द मूवमेंट ऑफ आयंस from an area of higher concentration to that area which is having lower concentration, है ना। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर बेटा आपका यहां पर देखिए ये ए एरिया है और ये आपका बी एरिया है, यहां पर फॉर एग्जांपल कंसेंट्रेशन आपके किसी मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा है और यहां पर आपके कंसेंट्रेशन कम है, तो होगा क्या कि यहां पर किस में डिफरेंस आ रहा है, कंसेंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है उस मॉलिक्यूल के। यहां पर हाई है और यहां पर लो है, तो हाई से लो के बीच में क्या है, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन द कंसेंट्रेशन। तो इसी को बोलते हैं, जहां पर भी डिफरेंस नजर आता है उसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है कि दो ऐसे एरियाज जहां पर एक मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन या आयन की कंसेंट्रेशन एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, तो दोनों के बीच क्या डेवलप हो जाएगा, एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, है ना। तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब सिंपल सा है कि उन दोनों एरियाज के बीच में आपका उस आयन का कंसेंट्रेशन अलग अलग है, एक जगह ज्यादा और एक जगह कम, है ना। तो इसका मतलब है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट किधर से किधर है, यहां पर ज्यादा है ना, तो यहां से यहां होगा, ए टू बी होगा, तो इसको बोलते हैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब आपके आयंस है ना क्या करें, मूव करें फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, या आप कह सकते हो अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। और हमेशा याद रखिए कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि यहां पर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। अगर कंसेंट्रेशन डेवलप नहीं होगा तो देयर वोंट बी एनी मूवमेंट, है ना। और आपने पढ़ा होगा कि ये मूवमेंट कब तक चलेगा, जब तक कि दोनों साइड में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाता, है ना। तो चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजन होता क्या है ना। सो डिफ्यूजन अकर्स व्हेन ion moves from an area of higher concentration to the area of lower concentration। अब इसे समझते हैं with respect to plant, है ना।
बिल्कुल जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो अब यहीं पर देखिए, आप नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो सपोज करिए बेटा मेरा ये प्लांट है, ये मेरी सॉइल है यहां पर, है ना, ये इसकी रूट्स हैं, सपोज ये रूट्स हैं इसकी, राइट, और ये प्लांट है हमारा। अब होगा क्या, सपोज करो ये कोई हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई आयन ले लेते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन इस वाले में यहां पर आपका देख रहे हो, ये सॉइल सॉल्यूशन है, ये आपकी किसी एक पर्टिकुलर आयन की कंसेंट्रेशन है ना, और इसी आयन की कंसेंट्रेशन सपोज करो यहां पर रूट पर है। अब देखने में आपको पता चल रहा है कि अभी जो आपका सॉइल सॉल्यूशन बल्क में है वहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और रूट के पास कम है। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर टाइम यही देखने को मिलता है कि जो आपका आयन है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द रूट, है ना। और रूट क्या करेगी, अब रूट का काम है कि जब उसके पास आपके आयंस पहुंच जाएं तो उसको अपटेक करेगी, है ना, इस्तेमाल करेगी। तो होगा क्या कि ये जो आयंस हैं रूट अपटेक करेगी और अपने प्लांट्स में ट्रांसलोकेट करेगी जहां जहां उसके रिक्वायरमेंट है ना। तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके रूट्स पर पहुंचेगा वो आपका न्यूट्रिएंट, रूट उसे ले लेगी और यहां पर अगेन क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा रूट के पास, है ना। तो जैसे जैसे रूट एब्जॉर्ब करती है आपके न्यूट्रिएंट को, तो रूट के पास वाली एरिया में उस आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। किसके कंपैरिजन, कंपैरेटिव टू द बल्क सॉइल सॉल्यूशन। तो अब यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है कि कोई आयन एक तो कहां पर प्रेजेंट है आपका, मतलब सेकेंड, बल्क सॉल्यूशन में आपके प्रेजेंट है, और वही आयन अगर आपका रूट पे अवेलेबल है तो अगेन यहां पर हायर कंसेंट्रेशन है और यहां पर लो कंसेंट्रेशन है, याद रखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन, कि जो उसके सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन से वो क्या करेगी, न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करेगी, तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट कंसेंट्रेशन है आपका रूट सरफेस पे वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द बल्क सॉइल सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा, फिर से क्या होगा, आपका कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, फिर आपका क्या करेगा, वो आयन मूव करेगा वहां पे। Is that clear to everyone? So in English what we are saying that diffusion occurs when the ion moves from the higher concentrated areas to the lower concentrated areas, and as the root absorbs the nutrient from the surrounding area of the roots, ठीक है, then what happens, the concentration of that ion reduces near the root zone as compared to the bulk soil solution. And again what will happen, the concentration gradient will develop and your ions will move from soil solution towards the root, है ना। तो जो मैंने हिंदी में बताया वही मैंने आपको अभी इंग्लिश में डिक्टेट कर दिया, है ना। तो इसका मतलब है यहां पर आपको याद रखना है बेटा कि न्यूट्रिएंट की जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, वो जब इस्टेब्लिश होता है वही कारण होता है आपके आयंस को मूव कराने का, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे कि अब अगर किसी प्लांट की क्या है, हायर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो तो ज्यादा लेगा ना फिर। सो इफ न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ प्लांट इज हायर, तो अगर किसी पौधे की डिमांड न्यूट्रिएंट के लिए क्या है, ज्यादा है, तो फिर क्या होगा आपका, कोई बताएगा क्या होगा, अगर कोई प्लांट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के लिए तो जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो ज्यादा बनेगा, लार्ज कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, इट विल रिजल्ट इनटू लार्ज कंसेंट्रेशन
ग्रेडियंट और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो फिर मूवमेंट भी अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पर हायर रेट ऑफ आयन डिफ्यूजन देखने को मिलेगा फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन टू रूट, राइट। तो ज्यादातर जो आपका फॉस्फोरस, कौन कौन से, पी एंड के, तो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फॉस्फोरस और पोटेशियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं या आयंस हैं जो कि डिफ्यूजन के तहत आपके रीच करते हैं आपके रूट्स तक। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें बेटा, है ना, तो कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो आता है जिंक, और कभी कभार अगर पूछे आपसे तो आयरन भी इसी कैटेगरीज में हम ले सकते हैं, Fe, ठीक है। सो जिंक एंड आयरन कैन ऑल्सो बी रीच्ड टू द रूट्स विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, याद रहेगा आप सभी को। देन अब एक और चीज याद रखनी है कि जब कभी भी आपके बेटा जो आयंस होते हैं, है ना, तो आयंस जैसे अगर सपोज करो यहां पर ये आयंस हैं, तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि एक जगह स्थिर रहते हैं, ये रैंडमली क्या करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ये रैंडमली क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, है ना। तो जब ज्यादा एनर्जी मिलती है किसके तहत, टेम्परेचर के थ्रू, तो ये ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा आपके रैंडम मोशन होएगा, रैंडम थर्मल मोशन उसे बोलते हैं, है ना। तो ये मोशन में रहते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, और कब इनका मोशन ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा, इसीलिए इसको थर्मल रैंडम मोशन से भी हम जानते हैं, है ना। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि कभी कभार आपको देखने को मिलता है, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि वीट के केस में, किसके केस में, गेहूं के केस में, सर्दियों में, अब वीट क्या है, रबी क्रॉप है ना। तो होता क्या है कि फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है आपके गेहूं में, बल्कि आपके सॉइल में फास्फोरस की कमी नहीं है ना। तो व्हाट कुड बी द रीजंस, तो बात सिर्फ इतनी सी है बेटा, यहां पे डिफ्यूजन का ही रोल आता है ना। क्या रोल आता है आपका कि जब आपका टेम्परेचर डाउन है सॉइल का, है ना, सो ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ सॉइल, क्या होगा, आपका जो डिफ्यूजन है या डिफ्यूजन रेट है वो घट जाता है ना। इट लीड्स टू रिडक्शन इन डिफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन कह सकते हो। तो फास्फोरस किसके थ्रू रीच कर रहा था रूट में, डिफ्यूजन के थ्रू कर रहा था, और डिफ्यूजन होने के लिए टेम्परेचर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपका क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन अब लो टेम्परेचर है सॉइल का तो डिफ्यूजन स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। तो अल्टीमेटली जो आपका फास्फोरस सॉइल में है वो पहुंचेगा ही नहीं आपके रूट तक, वो मूव ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपका क्या है कि फास्फोरस सॉइल में होते हुए भी आपका प्लांट उसकी डेफिशिएंसी शो करता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, अभी तक सबको क्लियर हो रहा है। वेरी गुड सत्यम, आपने आंसर बिल्कुल दिया। अर्नेस्ट मंच, है ना, तो मंच ने ही दिया है आपका मास फ्लो का कॉन्सेप्ट, यू आर वेरी राइट, है ना। अब आगे चलते हैं हम, प्लीज डू टेल मी सर, इट मींस फॉस्फोरस अनसॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में रहता है अबंडेंट होते हुए भी सॉइल में। देखो अनसॉल्युबलाइज्ड यू कैन से सो, बट वहां पर मेन रोल क्या है कि दैट फॉस्फोरस विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन एनी फॉर्म दैट इज नॉट मूवेबल, वो मूव नहीं कर पा रहा है। वाई, बिकॉज डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और थर्मल मोशन हो ही नहीं पाएगा, किसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो थर्मल मोशन होगा, थर्मल मोशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी और आपका मूवमेंट वहां पर देखने को मिलेगा, राइट। इज दैट क्लियर।
अब याद रखना बेटा, यहीं से क्वेश्चन आता है कि क्या डिफ्यूजन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है आयन या शॉर्ट डिस्टेंस। तो याद रखिएगा हमेशा शॉर्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल करता है। तो जो डिफ्यूजन है ना, दैट इज अ शॉर्ट डिस्टेंस पाथवे, राइट, याद रखेंगे। और एक और चीज याद रखिए यहां पर कि जो ये डिफ्यूजन हो रहा है सॉइल में, इसको भी कहीं ना कहीं पानी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। क्यों? क्योंकि जो भी आपका सॉइल है ना, अगर मैं आपकी सॉइल ले लूं यहां पर, तो सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। तो इसके अंदर पोर्स होंगे, कहीं पर क्या होंगे, बड़े पोर्स, कहीं पर छोटे पोर्स। और मूवमेंट कहां होगा आपका, इन्हीं पोर्स के थ्रू होगा ना मूवमेंट। तो अगर पोर्स में पानी ज्यादा है तो मूवमेंट अच्छे से होगा, डिफ्यूजन में भी, है ना। तो इसीलिए याद रखना कि अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो आपका डिफ्यूजन रेट भी अच्छा होगा, है ना। तो मॉइस्चर की क्या है आपकी, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इज नेसेसरी। तो इसीलिए कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डिफ्यूजन है वो कौन से मॉइस्चर लेवल पे सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है फील्ड कैपेसिटी पर, है ना। तो जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कहां पर, इन दी फील्ड कैपेसिटी, एट दी फील्ड कैपेसिटी, ये याद रखेंगे आप, राइट। तो इसका मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, है ना। सो हायर इज द टेम्परेचर, हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। फिर हायर इज द मॉइस्चर, अगेन हायर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब बेटा यहां पर कभी कभार आपसे क्या पूछेगा, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएं कि सर ने तो बोला था टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होएगा, आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, बट उसकी भी एक लिमिट होगी। तो हम क्या देखा गया है कि अगर 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितनी रेंज में, 10 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज में अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मतलब अब ये रेंज है 10 से 30, तो हर 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना, वो डबल हो जाएगा। मतलब वो कितना होगा, फैक्टर ऑफ 2 या ज्यादा भी हो सकता है। तो मतलब हर 10 डिग्री सेल्सियस पर, बिटवीन दिस रेंज, है ना, सो विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस the rate of ion absorption, जो रेट ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, दैट विल गो अप टू अ फैक्टर ऑफ 2 और मोर, ठीक है ना। तो बस 30 डिग्री सेल्सियस तक ये फैक्टर आपको 2 गुना या 2 से ज्यादा हो सकता है, राइट। अब चौथा क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है और बहुत बार बच्चे गलत करके आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन की डिफ्यूजन डिस्टेंस कितनी होती है। मतलब अब याद रखना, बस 2-3 की याद रखनी है आपको बेटा, है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स थ्रू डिफ्यूजन, ये याद रखना है आपको, बहुत ही सिंपल है बेटा, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टेंस कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर ओनली, याद रखेंगे। सो टिपिकली जो डिफ्यूजन डिस्टेंसेस हैं, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर है,
पोटेशियम की बात करें आपका तो 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। और अगर फॉस्फोरस की बात करें तो और कम, कितनी? 0.02 सेंटीमीटर, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर। अभी तक बेटा आप सभी को समझ में आ रहा है? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आर यू ऑल फॉलोइंग मी और नॉट? सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज वेदर इट इज क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अभी तक क्लियर है? फिर मैं इसका फिक्स लॉ पढ़ाता हूं आपको। इज इट क्लियर? सो टुडे आई हैव offline students as well in front of me, but you cannot see them as such. Okay, Satyam is saying clear. Okay, चलिए फिर आपने जब क्लियर बोल दिया है तो अब शुरू करते हैं इसका मेन वाला, जो थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इजी। चलिए अब बेटा क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है आपका न्यूट्रिएंट्स का, उसमें कौन सा लॉ आपका लगता है, कौन सा लॉ फॉलो होता है? तो अक्सर आपने पढ़ा होगा कि जो फिक्स लॉ है, और वो भी देखिए 2 लॉ दिए थे फिक्स ने, है ना? तो इसमें आपका कौन सा लगता है? फिक्स का फर्स्ट लॉ। सो फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, याद रखिए इसको, ठीक है? अब ये फिक्स का लॉ क्या बोलता है आपको ये समझना है, तो पहले मैं आपको लिखता हूं इसका जो इक्वेशन है, dc ओवर dt इज इक्वल टू de डॉट a डॉट dc ओवर dx। चलिए अब इसे समझते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना? तो सपोज करिए बेटा कि जहां यहां पर जो DC है आपका, वो क्या है आपका? इट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द आयन। तो C को पहले समझिए, C है कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। किसी भी न्यूट्रिएंट की बात कर सकते हैं हम। तो C स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन, राइट? और DC जब हम बात करते हैं तो मतलब DC का मतलब है चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन कंसेंट्रेशन। अब T को पता है आपका टाइम होता है, सो DT क्या हो गया? चेंज इन टाइम, क्योंकि DT लिखा हुआ है। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास ये एक सपोज ये A साइड है और ये B साइड है, यहां पर कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना? क्लियर है? अब इन मॉलिक्यूल्स को फॉर एग्जांपल यहां पर ये ज्यादा है तो यहां पर हायर कंसेंट्रेशन है, हाई, और यहां पर लो। सपोज 1 2 लगा देते हैं यहां पे, तो ये मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो। तो कितने टाइम में आपकी ये कंसेंट, अब सपोज करो अगर 1 मिनट में, वैसे तो 1 मिनट में नहीं, सपोज 1 दिन में यहां से आपके 6 मॉलिक्यूल्स यहां से इधर ट्रांसफर हुए, तो मतलब यही तो बात कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना कंसेंट्रेशन चेंज हुआ यहां पर। तो सपोज करो यहां पर 20 थे, है ना? और 1 दिन में मतलब 24 आवर्स में क्या हुआ? 6 यहां से इधर चले गए, तो यहां पर कितना चेंज हुआ? तो सॉरी, तो देखिए
कितना चेंज हुआ, इस मतलब 6 यहां पर पहुंच गए तो 14 रह गए ना यहां पर. सो देर इज अ चेंज ऑफ 6 आयंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ये है वहां पर जो हम डीसी ओवर डीटी बात कर रहे हैं कि मतलब ये आयन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितनी चेंज हो रही है. इज इट क्लियर? सभी को इतना क्लियर हो गया कि डीसी ओवर डीटी क्या है? अब बात करते हैं कि अब ये जो डीसी ओवर डीटी है इसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन रेट बोलते हैं. इसको ही क्या बोलते हैं? इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं डिफ्यूजन रेट. इसका मतलब है चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिंपल सी बात है. सो चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब आपका फिक्स लॉ क्या बोलता है कि ये जो डिफ्यूजन रेट है, अब डिफ्यूजन रेट को मैं डी आर से डिनोट कर रहा हूं, कि ये डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीसी ओवर डी एक्स. अब डीसी ओवर डी एक्स क्या है? डीसी का मतलब तो वही हुआ ना, चेंज इन कंसेंट्रेशन. एक्स यहां पर क्या है? डिस्टेंस. एक्स यहां पर क्या है? डिस्टेंस. याद रखिएगा, है ना. तो इसका मतलब है कि चेंज इन कंसेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो अब ये देखिए, ये ए टू बी ट्रेवल कर रहा है तो इसके बीच की डिस्टेंस है ना. क्लियर हो रहा है? तो अब पहले बात हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब बात हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. तो ये बोल रहा है, अब देखो यहां पर कम एरिया, मतलब यहां पर एरिया कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इस एरिया में कंसेंट्रेशन कम है, तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग कंसेंट्रेशन है. तो इसी को डीसी ओवर जो डी एक्स है यही कहलाता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. तो पहला जो निकल के आया फिक्स लॉ से वो ये आया कि डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के. मतलब जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ज्यादा आपका फास्ट होगा डिफ्यूजन. और ये मैं पहले भी बताते आया हूं आपको, राइट. सो आई होप पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा आपका डिफ्यूजन रेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर दूसरा आपको यहीं पे दिख रहा है कि यही डिफ्यूजन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के. अब ए क्या है यहां पर? तो ए है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो यहां पर रखना है आपको याद कि एरिया है आपका वो एरिया जिसके थ्रू आपका न्यूट्रिएंट क्या कर रहा है? डिफ्यूज कर रहा है. तो ये पूरा आपका जो है ना, इसका अगर आप एरिया निकालेंगे क्यूब का, उसी एरिया की बात कर रहे हैं. तो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा आपका डिफ्यूजन रेट. अगेन, सो दिस डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एज वेल, राइट. अब अगर आप देखो इसमें कि नीचे की साइड है ना dx, तो मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा लंबी होगी डिफ्यूजन रेट उतना कम होगा, है ना. तो इसका मतलब है डिफ्यूजन जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के, और x क्या है? आपका डिस्टेंस. इज दैट क्लियर टू ऑल? इतना आई थिंक होप ये क्लियर हो रहा है सभी को. आगे चलें. अब इसी में देखिए एक और है आपका कि जो आपका डिफ्यूजन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीई के. अब ये डीई क्या है? डीई आपका है इफेक्टिव डिफ्यूजन कॉफिशिएंट. डीई आपका इफेक्टिव डिफ्यूजन कॉफिशिएंट. तो ये जो इफेक्टिव डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है ना बेटा, यही आपका क्या करता है? डिसाइड करता है, पार्शियली डिसाइड करता है कि कितना न्यूट्रिएंट आपका क्या करेगा? ट्रैवल करेगा. मतलब ये एक तरह से जो आपका इफेक्टिव डिफ्यूजन कॉफिशिएंट है ये क्या करता है? कंट्रोल करता है न्यूट्रिएंट के डिफ्यूजन को टू द रूट्स. तो अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं. तो अभी आई होप इतना आपको क्लियर है फिक्स लॉ. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी.
I'm waiting for your responses. Sakshi is saying yes. Okay. अच्छा, पहले वाला रिप्लाई है ना? तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं, डीई के बारे में, है ना? इसी में ले लेते हैं कि अभी आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपका जो डीसी ओवर डीटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीए के। तो अभी डी भी तो आपको समझ में आना चाहिए कि डी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो डी का फॉर्मूला देख लेते हैं कि डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, पहली चीज डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डॉट थीटा डॉट 1 बाय टी डॉट 1 बाय पी। अब ये तो आपको पता ही है कि D क्या है, इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट, इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट। और DW भी आपका क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ही है, लेकिन किस में, W मतलब पानी में। सो इट इज डिफ्यूजन कोफिशिएंट इन वाटर, ठीक है। और जो ये थीटा दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका कि कितना पानी आपका अवेलेबल है, मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूमेट्रिक सॉइल वाटर कंटेंट, वॉल्यूमेट्रिक सॉइल वाटर कंटेंट। फिर टी फॉर टॉर्क्योसिटी, है ना? टी क्या है आपका, टॉर्क्योसिटी, टॉर्क्योसिटी फैक्टर। और बी है आपका बफरिंग कैपेसिटी। तो अभी तो ये याद होना चाहिए आपको, है ना? तो D इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डॉट थीटा अपॉन 1 अपॉन टी एंड 1 अपॉन बी। क्लियर हो रहा है सभी को? सी स्टूडेंट्स, यू आर नॉट रिप्लाइंग, है ना? एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, I always asked you to interact in my class. आप interact नहीं करेंगे, so it is just like teaching to the walls of the classroom, है ना? तो जरा बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बेटा देखो ज्यादातर कोचिंग्स में इतना डिटेल में डिफ्यूजन नहीं पढ़ाया जाता, सीधा सीधा आपको पढ़ा दिया जाता कि डिफ्यूजन होता क्या है, फिक्स लॉस में अप्लाई करते हैं, है ना? पी और केस के थ्रू आपका क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, या जिंक और आयरन इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ज्यादातर इतना ही समेट देते हैं बस, है ना? तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो अब यहां पर देखिए आप कि डी किसके ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है। तो अब देखिए पूरी कहानी यहां से शुरू हो रही है कि जो आपका डीसी ओवर डीटी था, मतलब डिफ्यूजन रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, डी के, और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डी डब्ल्यू के, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा के। दिख रहा है ना? यहां से यहां से यहां चले गए हम। तो इसका मतलब है जो डिफ्यूजन रेट है, जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, डिफ्यूजन रेट भी होगा, राइट? सर बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। डोंट वरी बेटा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, है ना? अभी मैं दोबारा एक बार रिवीजन करा दूंगा इसका। तो आप यहां पर देखिए कि जो आपका डिफ्यूजन रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट के, और इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब है, और थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा आपका डिफ्यूजन, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना? और याद रखना बेटा कि जो डिफ्यूजन होता है आपका अगर आप पानी की बात हो रही है कि जब पानी ज्यादा होगा, जब मॉइस्चर ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। तो आप मुझे खुद बताओ, क्ले वाली सॉइल में ज्यादा होगा डिफ्यूजन
या सैंडी में? बताइए भाई, जो ऑफलाइन है वो भी बताइए। क्ले में होगा पक्का? ठीक है, तो क्ले में होगा, क्यों होगा बेटा? बिल्कुल सही है आपका आंसर कि डिफ्यूजन विल बी मोर इन क्ले। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो वाटर फील्ड पोर्स होते हैं वो ज्यादा किस में होंगे? क्ले में होंगे। क्योंकि सैंडी तो ज्यादातर पानी को होल्ड ही नहीं करती ना, छोड़ देती है पानी को। सो बिकॉज ऑफ द मोर कंटेंट ऑफ वाटर इन द पोर्स ऑफ द, यस वेरी गुड, क्ले वाली में, वेरी गुड। तो मतलब आपको एक क्लियर हो गया। तो कहां से कॉम्प्लेक्स लग रहा है सत्यम? आपको तो सब समझ में आ जा रहा है, वरना आंसर कैसे दे पा रहे हो, है ना? तो ठीक है आपका बिल्कुल आंसर। और दूसरी चीज यहां पे याद रखना बेटा, आप जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपने को मैंने पहले ही बताया था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन रेट भी बढ़ेगा। तो कभी कभार आपको पूछ लेता है कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना इसकी जो जनरल वैल्यू होती है वो 0.6 टू 0.8 होती है। 0.6 से लेके 0.8। क्लियर है? तो अभी तक आई थिंक इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब इसमें आप देखिए कि पहला चीज तो हो गया सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, है ना? अब एक और चीज बची है यहां पर, एक है टॉर्क्योसिटी। और टॉर्क्योसिटी का क्या है आपका रिलेशन? आपको देख के पता चल रहा है कि जो डीई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके टॉर्क्योसिटी से। अब सत्यम बोलेंगे सर ये टॉर्क्योसिटी क्या भला है ना? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या नहीं समझ में आ रहा बेटा? मेरे मैसेज लेट रिसीव होते हैं सर। साक्षी क्या नहीं समझ में आ रहा है? डू टेल मी। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? तो वही वाला पॉइंट आपका समझाते हैं दोबारा से। अच्छा इतने आप रिप्लाई करो इस वाले, ओके एग्जैक्टली सर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टॉक्योसिटी? तो मैंने समझाया ही नहीं है ना बेटा, अब समझाने जा रहा था, सत्यम ने लिखा है। साक्षी इतने आप रिप्लाई करो, इतने में टॉक्योसिटी समझाता हूं। अब सपोज करो ये कोई आपका एरिया है और एक आयन को इस वाले, मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन ले लूं, ये ए है और ये बी, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना। तो इसको मैं ले लेता हूं सपोज एल। तो एल क्या है? एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब सपोज करो यहां पर पत्थर आ गया, यहां पर एक और पत्थर आ गया, यहां पत्थर आ गया, यहां पत्थर आ गया। अब इसको मूव करना था, अब ये यहां गया, अब बेचारा यहां आ जाएगा, यहां से भी कुछ नहीं मिला, फिर वापस जाएगा, फिर करते 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 यहां जाएगा। तो इसका मतलब है जो एक्चुअल लेंथ है पाथवे की वो बढ़ गई ना। तो ये इसको हम सी से डिनोट करते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो एल थी, और जो सी है आपका वो क्या? एक्चुअल डिस्टेंस है जो उसे ट्रेवल करनी पड़ रही है। ठीक है, तो सबसे शॉर्ट था कि सीधा सीधा चला जाए, बट अब बीच में क्या आ गए? रुकावटें आ गई, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दोज बैरियर्स इसको मूव करके आना पड़ा, इधर 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 से, तो लंबी हो गई ना उसकी पाथवे। तो अब क्या होता है जब टॉर्क्योसिटी की बात होती है, तो ये क्या होता है? सी ओवर एल, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे बोलते हैं टॉर्क्योसिटी। क्लियर है बेटा? ओके तो आई होप टॉर्क्योसिटी आपको क्लियर हो गई अब। तो अब आपको पता है कि सैंडी सॉइल में, है ना, अब सपोज करो सैंडी सॉइल में मैक्रोपोर ज्यादा होते हैं, पानी कम होता है, तो टॉर्क्योसिटी हाई होगी।
तो याद रखेंगे इस चीज को कि इन सैंडी सॉइल, पहली चीज तो आप यहां पर समझिए कि सॉइल मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क्योसिटी के। मतलब जहां पानी ज्यादा है वहां टॉर्क्योसिटी कम होगी, तो पानी ज्यादा कहां है, क्ले में, तो टॉर्क्योसिटी होगी कम। टॉर्क्योसिटी कम होगी तो क्या होगा, आपका डी होगा ज्यादा। सिंपल सी बात है। तो सैंडी सॉइल में क्या होगा, लो होगा ना आपका मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर। तो बिकॉज ऑफ लो सॉइल मॉइस्चर इसकी टॉर्क्योसिटी क्या होगी, हाई होगी, हायर होगी। तो इसीलिए सैंडी में एक तो पानी कम है और दूसरा टॉर्क्योसिटी ज्यादा है, तो आपका क्या होगा, जो इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो कम हो जाएगा। और जब इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट कम होगा तो डिफ्यूजन रेट भी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा देखो साक्षी, जो डीई है वो क्या है, आपका इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। और जो ये इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ये क्या करता है आपका, ये कहीं ना कहीं हमको ये बताता है कि कितना न्यूट्रिएंट आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा बिटवीन द स्पेस, है ना। तो दिस डिफ्यूजन, दिस इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके न्यूट्रिएंट डिफ्यूजन को पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है। और इसका बस आपको ये याद रखना है कि जो डीई है बेटा उसका फॉर्मूला क्या है। तो डी का जैसे मैंने फॉर्मूला बताया आपको, डी डब्ल्यू डॉट क्या बताया, थीटा डॉट 1/t इंटू 1/b। ठीक है। तो जो इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो एक तरह का मेजर है, किस चीज का, मेजर ऑफ हाउ डिफ्यूजन अकर्स इन अ कॉम्प्लेक्स मीडियम, कि एक कॉम्प्लेक्स मीडियम में आपका डिफ्यूजन कैसे होता है उसको मेजर करता है आपका ये कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो जो ज्यादातर पोरस मीडियम होते हैं जैसे सॉइल, तो पोरस मीडियम है या जो कॉम्प्लेक्स या हेट्रोजिनस मीडियम है उनमें डिफ्यूजन कैसे हो रहा है उसको मेजर करने का एक क्या है, कोफिशिएंट है आपका इफेक्टिव डिफ्यूजन कोफिशिएंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया है यहां पर। तो पूरा देख लेते हैं ऐसे दोबारा। तो आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पे बड़ा सा कर देते हैं थोड़ा। तो ये था ना, डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डॉट थीटा 1/t 1/b। डी डब्ल्यू आपका ये क्या है, वही कोफिशिएंट। देखो ये तो किस में था, सॉइल के अंदर डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और यही डिफ्यूजन कोफिशिएंट हम पानी में लेते हैं तो उसे डी डब्ल्यू बोल देते हैं, है ना। मतलब एक जगह पर डिफ्यूजन स्टडी हो रहा है पानी के अंदर, और एक जगह डिफ्यूजन स्टडी हो रहा है किसमें, पोरस मीडियम में या हेट्रोजिनस मीडियम में। क्लियर हो रहा है बेटा आप सभी को भी? तो ये जो डीई है ये सॉइल के डिफ्यूजन की बात कर रहा है, सॉइल के अंदर जो डिफ्यूजन हो रहा है, और उसी आयन का जो डिफ्यूजन पानी में हो रहा होगा उसे हम डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। तो डी डब्ल्यू बताएगा, डी डब्ल्यू भी कोफिशिएंट है, डीई भी कोफिशिएंट है। डी डब्ल्यू बताएगा कि एक पर्टिकुलर आयन का पानी के अंदर डिफ्यूजन कैसे होता है, और डीई बताएगा कि उसी आयन का डिफ्यूजन सॉइल के अंदर या किसी पोरस मीडियम के अंदर कैसा होगा। टॉर्कोसिटी नहीं समझ में आया? अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है। तो थीटा है वॉल्यूमेट्रिक सॉइल वाटर कंटेंट, और टी क्या है, टॉर्कोसिटी फैक्टर, और बी क्या है, बफरिंग कैपेसिटी। तो जैसे कि अभी आप पूछ रहे हो कि टी दोबारा बता दें, ये तो सिंपल है बेटा, कि सपोज करो कि आप सपोज करो जैसे मुनीश यहाँ पे बैठा है ना। तो मुनीश को जाना है, ये है उसका कॉलेज, और यह है मुनीश का रूम। और तो अगर अब मुनीश को अगर सीधा रूम से कॉलेज जाना है तो सपोज स्ट्रेट जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 किलोमीटर की है ना। लेकिन अब क्या हुआ कि सिराज सर ने रूम और कॉलेज के बीच में एक बना दिया है पार्क, फिर एक बना दिया है यहाँ पे हॉस्टल, एक इधर ही की साइड बना दी है कैंटीन, और यहां से अब जाने का रास्ता ही नहीं है।
तो अब क्या करेगा मुनीश, क्या करेगा, इस सीधे रास्ते ना जाते हुए पहले जाएगा यहाँ, फिर जाएगा यहाँ, यहाँ से प्रतिबंधित है, नहीं जा सकता, जाएगा फिर यूं जाएगा, फिर मुड़ के जाएगा बेचारा, अब पहुंचेगा। तो देखा कि एक्चुअली में जो 1 किलोमीटर उसे कवर करना था, उसे कवर करने के लिए उसे 3 किलोमीटर लग गए। लेकिन कॉलेज और रूम तो अपनी जगह पर ही है ना, बट जो ये बच्चा यहां से यहां जा रहा था, उसे समझ लो आयन है ना, तो वो सीधा भी जा सकता था, लेकिन सीधा जाने के लिए उसको बिल्कुल बीच में कोई बैरियर नहीं चाहिए। बट जो बैरियर्स आ रहे हैं वही टॉर्क्योसिटी बढ़ा दे रहे हैं। तो टॉर्क्योसिटी क्या है, ये रेशियो है। टॉर्क्योसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप बोल सकते हो स्ट्रेट डिस्टेंस। तो इसका मतलब है यहां पर टॉर्क्योसिटी फैक्टर कितना होगा, इस वाले केस में 3/1, तो 3 का है। अब सपोज करो कि इसी में मैंने क्या करा, एक और हॉस्टल बना दिया, फिर एक और हॉस्टल बना दिया। अब मुनीश को और क्या करना पड़ रहा है, और ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब उसे लग रहा है 5 किलोमीटर। तो अगेन अब दोबारा कैलकुलेट करोगे अगर टॉर्क्योसिटी, तो अब कितनी आएगी, 5/1, तो 5 बढ़ गई ना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे टॉर्क्योसिटी बढ़ रही है, तो मुनीश को टाइम ज्यादा लगेगा वहां पहुंचने में या कम लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। मतलब जो डिफ्यूजन रेट है वो कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी नहीं पहुंचेगा आपका आयन। ठीक है, ओके। तो सत्यम, थैंक यू वेरी मच बेटा। वाओ, क्या तरीका है समझाने का, अमेजिंग। चलिए, तो समझ में तो आ गया ना। अब मुनीश की जगह पे सत्यम ले लो। क्लियर हो गया टॉर्क्योसिटी। तो मतलब जितनी ज्यादा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द बैरियर इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स, उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट कम हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे ही एग्जांपल देते रहेंगे, डोंट वरी। तो टॉर्क्योसिटी, आई होप इट इज क्लियर। तो टॉर्क्योसिटी, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि टी जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डी घटेगा और डिफ्यूजन रेट भी घटेगा। सिंपल। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। तो याद रखना, सैंडी सॉइल में टॉर्क्योसिटी ज्यादा होती है, क्ले में टॉर्क्योसिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि क्ले में पानी ज्यादा होता है। याद होगा आप सबको। अब इसी तरह से बफरिंग कैपेसिटी आती है आपकी। तो वही अगेन, बफरिंग कैपेसिटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो बफरिंग कैपेसिटी का मतलब यहां पर अब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि रेजिस्ट इन चेंज इन पीएच, नहीं, वो वाली बफरिंग कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है यहां पे, है ना। तो बफरिंग कैपेसिटी यहां पर क्या है कि जब सॉइल से न्यूट्रिएंट गया रूट में, है ना। तो सपोज करो कि ये क्ले है, इसमें आपका सपोज ये कोई आयन लगा हुआ है, और ये आपका सॉइल सॉल्यूशन है, और फिर यहां से आपका रूट ले रही है इसको। तो मतलब क्ले पे था आपका, क्या था, न्यूट्रिएंट, क्ले से गया सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन से ले लिया पेड़ ने। तो अब जब ये ले लेगा तो यहां पर कमी आएगी, इसकी पूर्ति करने के लिए सॉइल सॉल्यूशन पहुंचाएगा, और इसमें जब कमी आएगी तो वो कहां से लेगा, क्ले से लेगा। तो बफरिंग कैपेसिटी ये है कि ये जो सॉइल है कितनी जल्दी इस कमी को पूरा कर दे। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट टू द सॉइल सॉल्यूशन, कि अगर सॉइल सॉल्यूशन में कमी आ रही है किसी न्यूट्रिएंट की, तो सॉइल जो उसकी फिक्स्ड वाली है वो कितनी जल्दी उसको क्या दे देती हैं। कहां चला गया, 1 सेकेंड बेटा। कहां उड़ गया ये, ये
नहीं नहीं, ये कहीं और ही चला गया। चलिए जो भी है, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आपको सभी को आ ही गया था, है ना। तो आई होप इट इज क्लियर। तो जितना बफरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना डिफ्यूजन रेट कम होगा। क्लियर है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो डीई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बफरिंग कैपेसिटी के। तो इसका मतलब है जो डिफ्यूजन रेट है वो भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बफरिंग कैपेसिटी के। तो इतना अब आपको याद रखना है। अब एक लास्ट चीज इसमें आपको याद रखनी है बेटा, कि जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, पूछ ली जा सकती है, कि सपोज करिए कि जब रूट है बेटा, आपकी ये रूट है फॉर एग्जाम्पल, जब रूट पर आपका कोई न्यूट्रिएंट जाता है तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि जितने न्यूट्रिएंट उसके पास जा रहे हैं वो सबके सब अपटेक हो जाएंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो रूट्स होती हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स एट द सेम रेट। तो अब इसमें अब ऐसा नहीं है कि उसके पास एक ही तरह के न्यूट्रिएंट है, भाई अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट जाएंगे ना उसके पास, तो अलग अलग कलर से हम डिनोट कर देते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने 3 तरह के न्यूट्रिएंट दिखाए, तो अब रूट क्या करेगी, अगर तीनों को लेना है तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट होगा, अलग अलग रेट पर उन्हें क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो जब रूट आपका न्यूट्रिएंट्स को एक ही रेट पर एब्जॉर्ब नहीं करती है तो होता क्या है कि कुछ आयंस आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं रूट सरफेस पर, है ना, कुछ क्या हो जाएंगे, अंदर नहीं जा रहे हैं तो वहां पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो उस केस में क्या हुआ कि सपोज यहां, अब सपोज करो ये जो येलो वाले हैं ये इसके रूट पे आके एक्यूमुलेट हो गए, अंदर नहीं जा रहे, रूट नहीं ले रही है, तो यहां पर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई, और जहां से ये आए थे वहां पर हो जाएगी कम। तो मतलब अब डिफ्यूजन क्या होगा, इधर ना होते हुए किधर होगा, इधर, मतलब रूट से दूर जाएंगे अब ये, क्योंकि उल्टा हो गया कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये अक्सर नहीं देखने को मिलता है, बट चांसेस तो है ना कि ऐसा भी नेचर में हो सकता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं बैक डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, बैक डिफ्यूजन, राइट। दिस इज नोन एज बैक डिफ्यूजन। तो बैक डिफ्यूजन क्या है, व्हेन प्लांट टेक फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स, कि जब प्लांट आपके कुछ ही न्यूट्रिएंट्स अपटेक कर रहा है और उसकी रूट सरफेस पर बिल्डअप हो जा रहे हैं ज्यादा न्यूट्रिएंट, है ना, तो अब न्यूट्रिएंट क्या करेगा, अपना उस न्यूट्रिएंट को डिफ्यूज बैक करेगा। तो दैट इज नोन एज बैक डिफ्यूजन, उसको बोलते हैं बैक डिफ्यूजन। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन, इतना ही है डिफ्यूजन में, बस इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ेंगे।